नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र और मार्गदर्शक राजेश शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का इंसेप्शन जीएस क्लासेस में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज के पावन पर्व, आज के पावन दिन की विजयदशमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने लंकापति रावण जो अताताई नरेश थे उनका पतन किया, उनका अंत किया और बुराई का अंत करके अच्छाई की विजय को एक प्रतीक बनाया और इस तरीके से भगवान श्री राम विजयी होकर के फिर अयोध्या की ओर प्रस्थान किए। तो उसी पावन दिन के उपलक्ष्य में आज हम सब बुराई के प्रतीक रावण का दहन करते हैं और उससे सीख लेते हैं कि बुराई का अंत ऐसे ही है। तो आप सबके मन में भी ये बात होगी कि सर आज विजयदशमी के दिन भी आपने क्लासेस कंटिन्यू रखी, आज तो कम से कम बख्श देते। लेकिन बच्चों, मैंने अभी अपनी बात शुरू ही इसी बात से की है कि विजयदशमी हम इसीलिए मनाते हैं जिससे हमें प्रेरणा मिलती है अच्छे कर्मों को करने की, जीवन में आगे बढ़ने की, सदाचार पर आगे चलने की और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों को अपना जीवन मूल्य मानने से। तो ये कहता है कि आज के युग में जो सबसे बड़ा आप कह सकते हैं अभिशाप है या आप कह सकते हैं सबसे बड़ी बुराई है, वो है युवाओं पर बेरोजगारी का दाग। तो एक युवा के लिए सबसे बड़ा रावण आज की तारीख में बेरोजगारी है। बेरोजगारी से बढ़कर एक युवा के लिए सबसे निराशा का क्षण और कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे में आज विजयदशमी के पर्व पर आप भी प्रण करें कि जिस तरह से भगवान राम ने तपस्वी बनकर अपने जीवन को कठिन तप में डालकर बुराई पर विजय स्थापित करके जीवन को एक संदेश दिया, उसी तरीके से आप भी इससे प्रेरणा लेकर के तय करेंगे कि हमें कुछ भी करना पड़े, हम अथक परिश्रम करेंगे, हम भी तपस्वी बनेंगे और बेरोजगारी के रावण का दहन करेंगे। तो इसके लिए बच्चों आप मन में ठान लीजिए कि आपके लिए विजयदशमी का वास्तविक पर्व उसी दिन है जिस दिन आप अपने रावण का दहन करेंगे, जिस दिन आप अपने बेरोजगारी के दामन को छोड़ेंगे, बेरोजगारी के दाग को मिटाएंगे। तो इसके लिए आपको एक तपस्वी की तरह ही परिश्रम करना होगा और पढ़ाई लिखाई या किसी भी परीक्षा की तैयारी किसी तपस्या से कम नहीं, उसके लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। आप घर परिवार छोड़ करके दूर शहर में आकर के रहते हैं, पठन पाठन करते हैं, दिल्ली जैसे शहर में जहां पर आपको रहने के लिए, जीवन यापन के लिए बहुत ही आर्थिक मजबूरी उठानी पड़ती है, बहुत ही आर्थिक परिश्रम करना पड़ता है कि आप किसी तरीके से अर्निंग भी कर सके, पढ़ाई भी कर सके। और दूसरी तरफ कुछ लोग जो पेरेंट्स पर डिपेंड है उनके ऊपर भी तनाव होता है कि हम जल्दी से जल्दी अपना उद्देश्य पूरा करें, परीक्षा पास करें, घर लौटें। तो इन्हीं आर्थिक तनावों के बीच में बहुत जरूरी है कि आप अपने समय का अच्छे से प्रबंधन करें, अच्छे से पढ़े लिखें। तो आज के विजयदशमी के पावन पर्व की एक बार आप सबको पुनः बहुत बहुत शुभकामना। लेकिन मैंने जैसा कहा बच्चों कि आप भी एक तपस्वी हैं और जब तक आप अपना मिशन पूरा नहीं करते, जब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करते, तब तक आपको सभी त्योहार, सभी उपलक्ष्य को भूलना होगा और सैक्रिफाइस करते हुए केवल अपने मिशन पर कार्य करना होगा। ये बात अलग है कि ये जो बीच में त्योहारों का समय आता है, ये आपको एक विश्राम देता है, आपको रेस्ट देता है कि आप अपने अगली परीक्षा की तैयारी के लिए फिर से मनोयोग के साथ लग सकें, फिर से नए जोश खरोश के साथ तैयारी में लग सकें। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा, समय सीमित है, आपके पास मुश्किल से 60-70 दिन बचे हैं। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल एक मिशन मोड में काम करना होगा कि अगले 60-70 दिन तपस्वी बनकर के आप यहाँ पर अपना विजयदशमी मनाएं। तो चलिए आज की कक्षा की शुरुआत की जाए। आज की क्लास आपके पहले अध्याय के समापन की ओर बढ़ेगी। हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास का पहला अध्याय पढ़ रहे थे और जैसा मैंने कहा कि आपका यह अध्याय बहुत बड़ा है। ये बड़ा इस क्रम में है कि मैं पूरे एंशिएंट हिस्ट्री पर चर्चा इसी के माध्यम से कर रहा हूं। इसमें आपने देखा कि कई टॉपिक को टच किया गया है, चाहे वो बौद्ध और जैन धर्म की बात हो, चाहे वो मौर्य काल, गुप्त काल की बात हो और चाहे वो यहाँ पर प्राग ऐतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी बातें हो। तो लगभग सभी अध्यायों को टच करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसीलिए इस अध्याय को आप बहुत बड़ा भी मान सकते हैं। ये पूरे प्राचीन इतिहास के स्रोत पर चर्चा, यानी हम जो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे उसको जानने का सोर्स क्या,
तो आज उसके लेक्चर नंबर 7 पर मेरी कोशिश यही होगी कि आज आपका ये टॉपिक वाइंड अप हो जाए, आपका ये अध्याय समाप्त हो जाए। तो अब तक आपने इसके अंतर्गत बहुत विस्तार से कुछ बातें पढ़ी कि जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के जो साधन हैं, इनको मुख्यतः हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक पुरातात्विक साधन यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्स और एक लिटरेरी सोर्सेस। तो पुरातात्विक स्रोतों में आपने अभिलेखों के बारे में पढ़ा, इंस्क्रिप्शंस के बारे में, आपने क्वाइंस के बारे में पढ़ा, आपने इसी तरीके से कुछ मॉन्यूमेंट्स के बारे में स्टडी की, पेंटिंग्स के बारे में जाना, इसी को हम पुरातात्विक स्रोत कह सकते हैं। ऐसे लिटरेरी सोर्स में अब तक आपने हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट के बारे में जानकारी ली, बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में जानकारी ली, और आज हम लोग यहाँ पर जैन टेक्स्ट की बात करेंगे, फिर कुछ सेकुलर वर्ड्स की बात करेंगे, फॉरेन टेक्स्ट की बात करेंगे और आपका यह अध्याय समाप्त हो जाएगा। तो चलिए बिना विलंब किए सीधे टॉपिक पर आ जाते हैं और शुरुआत करते हैं साहित्यिक स्रोतों में जैन ग्रंथ से। तो आज का टॉपिक है साहित्यिक स्रोत। लिटरेरी सोर्स लिटरेरी सोर्सेस जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे जैन साहित्य, जैन साहित्य, जैन लिटरेचर। जैन लिटरेचर। देखिए, सबसे पहली बात कि जो जैन धर्म के साहित्य लिखे गए उन प्राचीनतम साहित्यों को कुछ नाम से जाना जाता है, जैसे इसे आगम कहते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें आप नोट डाउन करेंगे कि प्राचीनतम जैन साहित्य को प्राचीनतम जैन साहित्य क्या कहलाते हैं? आगम। आगम। ओल्डेस्ट जैन लिटरेचर, oldest Jain literature is called आगम। दरअसल आगम टर्म जो यूज किया गया है इसका मतलब होता है सिद्धांत। इसकी लिटरल मीनिंग होती है सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो जैन साहित्य है ये जैन सिद्धांतों की व्याख्या करते, जैन धर्म के प्रिंसिपल्स के बारे में बताते हैं और इसी को आगम कहा जाता है। तो पहला प्रश्न हो गया कि जैन धर्म के प्राचीनतम साहित्य को क्या कहा जाता? आगम। इसी तरीके से इसके लिए यहाँ पर एक टर्म और भी यूज किया जाता है, इसे पुब्ब भी कहा जाता है। पुब्ब। तो पुब्ब साहित्य के भी नाम से इसको जानते हैं, इसे आगम के नाम से भी जानते हैं। तो अगर ऐसा कोई प्रश्न आ जाए कि पुब्ब या आगम कहलाने वाले जो ग्रंथ हैं, सैद्धांतिक ज्ञान है, ये किस धर्म से संबंधित हैं, तो आंसर आप लगाएंगे जैन धर्म से। तो यहां पर सबसे पहला प्रश्न अगर जैन साहित्य पर बनता है तो यही बन सकता है। अब आगे बढ़े तो यहां पर क्या देखेंगे कि जो जैन साहित्यों का संकलन हुआ, जैन ग्रंथों का संकलन, जो प्राचीनतम जैन ग्रंथ हैं इनका संकलन कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय जैन सभा में। यानी जैन धर्म के दो महत्वपूर्ण सम्मेलन हुए, जैन धर्म की दो सभाएं हुई, दोनों के बारे में आप यहां पर जान लीजिए। तो यहां पहली सभा पाटलिपुत्र में होती है 4th शताब्दी ईसा पूर्व में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में।
और द्वितीय जैन सभा होती है 513 या 526 ईस्वी में। तो द्वितीय जैन सभा में ही जैन ग्रंथों का संकलन हुआ, यानी कंपोजिशन ऑफ ओल्डेस्ट जैन टेक्स्ट, ओल्डेस्ट जैन टेक्स्ट, सेकेंड जैन काउंसिल, सेकेंड जैन काउंसिल। तो आपको भी थोड़ी देर ही पहले मैंने बताया कि जैन धर्म के दो काउंसिल हुए, यानी जैन धर्म की दो सभाएं हुई। एक प्रथम सभा अगर हम देखें, फर्स्ट काउंसिल की अगर हम बात करें, फर्स्ट काउंसिल, और एक द्वितीय सभा, सेकेंड काउंसिल। सेकेंड काउंसिल। तो जैसे आपने अभी कल की क्लास में पढ़ा कि बौद्ध धर्म की 4 संगीतियां हुई, 4 काउंसिल हुई, ऐसे जैन धर्म के 2 महत्वपूर्ण काउंसिल हुए थे। इस पर भी आपसे प्रश्न बन सकता है। तो इसमें जो प्रथम सभा हुई है, ये हुई है चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व, या ईसा पूर्व चतुर्थ शताब्दी, चतुर्थ शताब्दी, यानी 4th सेंचुरी बीसी। 4th सेंचुरी बीसी में यह सभा हुई, और यह सभा कहां हुई? पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में। इसी तरीके से द्वितीय सभा कब हुई अगर देखा जाए तो 513 या 526 ईस्वी में हुई, यानी एडी में हुई। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि उसके लगभग यहां पर 700-800 साल के बाद 6वीं शताब्दी ईस्वी में जाकर द्वितीय जैन सभा होती है। 6th सेंचुरी एडी का समय है। तो 526 ईस्वी में यहां द्वितीय जैन सभा होती है। एक मान्यता इसका समय 513 भी मानता है। तो 513-526 ईस्वी में द्वितीय जैन सभा होती है, और यह कहां होती है? वल्लभी में, वल्लभी, वल्लभी में। वल्लभी कहां है? गुजरात में। तो गुजरात में एक स्थान है जहां उसका नाम है वल्लभी। यहीं पर जैन धर्म की द्वितीय सभा हुई थी, सेकेंड रिलीजियस काउंसिल हुई थी, और यहीं पर जैन धर्म के साहित्यों का संकलन हुआ। तो जो जैन ग्रंथों का संकलन पॉइंट लिखा है द्वितीय जैन सभा, यह भी एक प्रश्न बन सकता है कि जैन ग्रंथों का संकलन किस स्थान पर हुआ था? तो अपने आप आंसर क्या निकल गया? वल्लभी, गुजरात में। गुजरात में वल्लभी नाम की एक जगह है जहां पर 6वीं शताब्दी ईस्वी में 526 एडी में जैन धर्म के प्राचीनतम ग्रंथों का संकलन किया गया। तो बच्चों ये लिंक करके याद रखिएगा। इस पर 2-3 तरीके से प्रश्न बन सकता है। एक यहां पर कि जैन साहित्य का संकलन कब हुआ? When was composition of oldest Jain text were completed? दूसरा प्रश्न बन सकता है यहां पर कि इसका संकलन कहां हुआ? प्लेस पूछा जा सकता है। और इस तरह से आप यहां पर दोनों प्रश्नों का उत्तर इसके आधार पर दे पाएंगे, क्योंकि द्वितीय जैन सभा में इसका संकलन हुआ था। याद रहेगा ये। अब आगे बढ़ा जाए तो ये जो जैन धर्म के साहित्य संकलित किए गए हैं, इनमें सबसे महत्वपूर्ण है 12 अंग, 12 अंग और 12 उपांग। अंग और उपांग। उपांग, इसमें भी आपको बता दूं कि जो ये 12 अंग है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है भगवती सूत्र, भगवती सूत्र,
भगवती सूत्र और आचारांग सूत्र। आचारांग सूत्र आचारांग सूत्र, ये दो सबसे महत्वपूर्ण है जिस पर आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है। इनका क्या महत्व है तो जरा देखा जाए तो इसमें सबसे पहली बात कि आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं द्वारा अपनाए जाने वाले नियमों का संग्रह है। नियमों का संग्रह है। तो आचारांग सूत्र क्या है? आचारांग सूत्र यह है कलेक्शन ऑफ rules and regulations followed by Jain monk। अब देखिए बच्चों, यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि जो बौद्ध भिक्षुओं द्वारा जिस अनुशासन का पालन किया जाता था या बौद्ध भिक्षुओं द्वारा जिन नियमों का अनुसरण किया जाता था उनका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता। एक प्रश्न तो ये हो गया, और ऐसे ही आ सकता है जैन भिक्षुओं द्वारा जिन नियमों का अनुसरण किया जाता था, जिन नियमों का पालन किया जाता था, उसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता। तो अगर बुद्धिस्ट मोंक के बारे में प्रश्न आ गया तो आपको पढ़ा चुका हूं, आंसर क्या लगाएंगे? विनय पिटक। उम्मीद करता हूं गलती नहीं करेंगे। तो जब बुद्धिस्ट मोंक पर प्रश्न आएगा, बौद्ध भिक्षु, तो आंसर लगाइएगा विनय पिटक। और अगर आता है जैन मोंक को लेकर कि जैन मोंक के जो यहाँ पर डिसिप्लिनरी रूल्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो वो फॉलो करते थे, तो आंसर क्या लगाएंगे? आचारांग सूत्र। तो आचारांग सूत्र में उन नियमों की व्याख्या मिलती है जिसमें यहां पर आप देखें जैन भिक्षुओं द्वारा इसका अनुसरण किया जाता था। फिर इसी तरीके से यहां पर ध्यान दीजिएगा कि इसमें महावीर जैन की कुछ शिक्षाएं भी दी गई, महावीर जैन के यहाँ पर कुछ विचार भी दिए गए। तो इसी में एक पॉइंट आप और भी जोड़ सकते हैं कि इसमें महावीर स्वामी की शिक्षाएं भी मिलती हैं। Teachings of महावीर स्वामी। तो आप सब जानते ही हैं कि जैन रिलीजन में, जैन धर्म में महावीर स्वामी का क्या स्थान है। इन्हें जैन रिलीजन का रियल फाउंडर माना जाता है, वास्तविक संस्थापक। जैन ट्रेडिशन में इन्हें अंतिम तीर्थंकर या 24वें तीर्थंकर माना गया है, जो आप लोग आगे बौद्ध और जैन धर्म वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो महावीर स्वामी ही जैन धर्म में अंतिम तीर्थंकर हुए, यानी कि ये 24 तीर्थंकर थे, कुल 24 तीर्थंकर माने गए हैं। और इनकी शिक्षाएं या इनकी जो टीचिंग्स थी, इनके जो सरमन्स थे, वो भी यहाँ आचारांग सूत्र में मिलते हैं। तो दो महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है। वैसे इसमें सबसे मुख्य है जैन भिक्षुओं द्वारा जिन नियमों का पालन किया जाता था वो आचारांग सूत्र में दिया गया। अब दूसरा देखिए, इसमें है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र
भगवती सूत्र में पहली महत्वपूर्ण बात कि इसमें महावीर स्वामी की जीवनी मिलती है। महावीर स्वामी की जीवनी, और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो भगवती सूत्र इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल सोर्स है। भगवती सूत्र, इसमें बायोग्राफी ऑफ महावीर स्वामी, बायोग्राफी ऑफ महावीर स्वामी, और इसके साथ साथ बताया 16 महाजनपदों का उल्लेख, डिस्क्रिप्शन ऑफ 16 महाजनपदास, महाजनपदास। तो ये आप आगे पढ़ने वाले हैं 16 महाजनपद क्या थे, ये कैसे बड़े बड़े राज्य पैदा हुए, इनके बारे में हम लोग आगे के टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर ये प्रश्न आपके पेपर में आया कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है, which Buddhist text describe the 16 महाजनपदास या नेम ऑफ 16 महाजनपदास, तो आपको उसका आंसर याद रखना होगा। और यहां हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि कौन सा जैन ग्रंथ है जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। तो बौद्ध ग्रंथ भी आ सकता है एग्जाम में, बुद्धिस्ट टेक्स्ट भी आ सकता है और जैन टेक्स्ट भी आ सकता है। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट आ गया तो भी अब आप आंसर दे पाएंगे। अब तक आपने आंसर सोच लिया होगा जो मैंने पूछा, और अगर भूल गए तो इसका मतलब कल की क्लास में आप अटेंटिव नहीं थे, क्योंकि कल ही अभी आपको पढ़ा रहा था कौन सा बौद्ध साहित्य जो 16 महाजनपदों का विवरण देता है। तो एक बार सोचिएगा, वैसे याद आ गया होगा अंगुत्तर निकाय। और अगर जैन ग्रंथ आ गया तो आंसर क्या लगाएंगे, भगवती सूत्र। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा, महात्मा बुद्ध की जीवनी किसमें मिलती है, तो मैंने कहा था अश्वघोष नाम के एक बौद्ध विद्वान हुए जिन्होंने बुद्ध चरित नाम के संस्कृत महाकाव्य की रचना की है। और यहाँ पर अगर आता है महावीर स्वामी की बायोग्राफी किसमें मिलती है, तो भगवती सूत्र में। तो ये दो बुक कम से कम जरूर याद रखिएगा। तो 12 अंग और उपांग में यहाँ पर आचारांग सूत्र और भगवती सूत्र सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे ही यहाँ पर जैनों का एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसका नाम है नाया धम्म कहा। नाया धम्म कहा। इसके अंतर्गत महावीर स्वामी की शिक्षाएं संकलित हैं। महावीर स्वामी की शिक्षाएं, शिक्षाएं या उपदेश, उपदेश, टीचिंग्स और sermons आप महावीर स्वामी। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के यहाँ पर आपके सामने दो महत्वपूर्ण टेक्स्ट आ गए, एक नाया धम्म कहा और एक आचारांग सूत्र, जिसमें महावीर स्वामी के शिक्षाओं की बात उठी है। अब आपके मन में प्रश्न हो सकता है कि सर अगर एग्जाम में ऐसा कोई प्रश्न आ गया कि महावीर स्वामी की शिक्षाएं किस ग्रंथ में संकलित है, तो हम आचारांग सूत्र आंसर लगाएं या नाया धम्म कहा लगाएं? तो डेफिनेटली बच्चों आपको आंसर यहाँ पर यही लगाना चाहिए, नाया धम्म कहा ही। अगर ये प्रश्न आता है कि शिक्षाएं या उपदेश किसमें दिए गए, तो आप नाया धम्म कहा लगाइएगा। अगर ये दोनों ऑप्शन आ जाते तो आचारांग सूत्र भी और इसके साथ साथ नाया धम्म कहा भी, तब आपको डेफिनेटली आंसर यही लगाना।
लेकिन अगर बाई चांस ऑप्शन में ये नहीं है और यहाँ पर 12 अंग में से कोई 4 ऑप्शन नाम दे दिए गए तो आप वहां पर आचारांक सूत्र आंसर लगा सकते हैं। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि दोनों ऑप्शन होने पर आप नया धर्म का ही आंसर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आगे चलकर एक महान जैन विद्वान हुए पूर्व मध्य काल में, उन्होंने एक ग्रंथ रचा जिसका नाम है कल्पसूत्र। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बस केवल आप जान लें, हो सकता है आपके पेपर में आ जाए कल्पसूत्र। कल्पसूत्र ये आप आगे चलकर पूर्व मध्य काल में देखेंगे, हेमचंद्र नाम के यहाँ पर हेमचंद्र नाम के एक महान जैन विद्वान हुए थे, इन्होंने इसकी रचना की थी और इसका नाम था कल्पसूत्र। सॉरी, कल्पसूत्र नाम के जो ग्रंथ की मैं बात कर रहा था, इसके रचनाकार थे भद्रबाहु। भद्रबाहु का मैं जिक्र कर रहा हूं, इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, फिर मैं हेमचंद्र पर भी बात करूंगा। तो भद्रबाहु, ये इनका जिक्र आगे भी आप पढ़ने वाले हैं। ये चंद्रगुप्त मौर्य के धर्म गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य के धर्मगुरु, रिलीजियस टीचर, ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, गलती से मैंने यहां पर कल्पसूत्र पर हेमचंद्र का नाम लिख दिया था, जबकि हेमचंद्र 12वीं सदी के एक जैन विद्वान हुए जिन्होंने परसिस्ट परवन ग्रंथ लिखा, जो आगे मैं भी उस पर बात करूंगा। लेकिन पहले इनके बारे में जान लेते हैं। इनकी रचना है कल्पसूत्र। तो भद्रबाहु जैन धर्म के एक महान विद्वान हुए और जो पहला जैन सम्मेलन हुआ था, अभी मैं जिक्र कर रहा था जैन धर्म की 2 सभाएं हुई, तो जो पहली जैन सभा हुई थी पाटलिपुत्र में, वहां पर आप देखेंगे भद्रबाहु और स्थूलभद्र, इन दोनों में मतभेद पैदा हुआ था और भद्रबाहु अपने अनुयायियों को यहां साथ लेकर के मगध छोड़कर चले गए थे दक्षिण भारत में, मैसूर में। उसी समय मगध के राजा मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य भी मगध का राज सिंहासन अपने बेटे के पक्ष में त्याग कर अपने गुरु भद्रबाहु के साथ मैसूर चले गए। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म अपना लिया था और ये अपने धर्म गुरु भद्रबाहु के साथ मैसूर में श्रवणबेलगोला की पहाड़ी पर कर्नाटक में जाकर रहने लगे थे, जहां चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु भी हुई। तो इस तरीके से भद्रबाहु अपने अनुयायियों को, अपने फॉलोअर्स को लेकर कर्नाटक मैसूर चले गए और वही लोग दिगंबर कहलाए। तो आगे चलकर आप देखेंगे जैन धर्म, जैन रिलीजन 2 सेक्ट में डिवाइड हो गया, 2 संप्रदायों में बट गया। तो कौन से 2 सेक्ट बने? एक का नाम पड़ा श्वेतांबर और एक का दिगंबर। तो श्वेतांबर वे थे जो सफेद वस्त्र धारण करने लगे थे, दिगंबर वो थे जो वस्त्र नहीं पहनते थे, वस्त्र विहीन रहते थे, विदाउट गारमेंट्स वो लोग रहते थे, उन्हीं को कहा गया दिगंबर और इनके अनुयायी ही दिगंबर कहलाए। और इन्होंने दिगंबर परंपरा पर एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है कल्पसूत्र। तो कल्पसूत्र जैन ग्रंथ है, ये आपको मालूम हुआ। इसके ऑथर कौन है, रचनाकार कौन है? तो भद्रबाहु। भद्रबाहु के बारे में थोड़ा सा और आपने क्या जाना कि ये मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के धर्म गुरु थे, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे चाणक्य, कौटिल्य, और इनके धर्म गुरु थे भद्रबाहु। और ये जैन परंपरा में दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं, यानी इन्हीं के अनुयायी आगे चलकर दिगंबर कहलाए, जो नग्न रहा करते थे, जो न्यूड रहा करते थे, कपड़े नहीं पहनते थे। तो इस तरीके की चीजें भी आप जैन धर्म में आगे पढ़ेंगे। तो ये भी आपको एक इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है जो याद रखना। अब मैं हेमचंद्र की बात कर रहा था, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है परसिस्ट पर्व।
परसिस्ट पर्व या परसिस्ट पर्वन। इसके ऑथर या रचनाकार आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उनका नाम था हेमचंद्र। हेमचंद्र। और ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आप आगे पढ़ेंगे कि गुजरात में एक बहुत महत्वपूर्ण शासक हुए, उनका नाम था कुमारपाल। ये कुमारपाल के धर्म गुरु थे। धर्म गुरु, रिलीजियस टीचर ऑफ कुमारपाल। तो गुजरात के चालुक्य वंश में एक महान राजा हुए कुमारपाल। ये कुमारपाल के धर्म गुरु हुए और आगे चलकर आप देखेंगे कि जैन धर्म का सबसे प्रमुख केंद्र बन गया गुजरात राज्य। तो इस समय 12वीं सदी तक आते आते जैन धर्म पश्चिमी भारत में बहुत लोकप्रिय हो चुका था। गुजरात राजस्थान के क्षेत्रों में ये काफी फैल चुका था और इसमें चालुक्य वंश के राजाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो चालुक्य राजाओं के संरक्षण में एक जैन विद्वान रहे जिनका नाम हेमचंद्र था। तो ये सब चीजें भी इतिहास के प्रश्न हैं। तो यहाँ पर चूंकि हम लोग जैन साहित्य की चर्चा कर रहे हैं तो इसी बहाने हम इन चीजों को भी देख लेते हैं, यानी ये भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो बच्चों, मैं एक बात पहले भी आपसे कहा था कि आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं अपने आप में केवल सोर्स नहीं है, इसी के माध्यम से आप कई टॉपिक से कनेक्ट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो ये जितनी बातें बताई जा रही है सब परीक्षा के लिए बहुत अहम है। अब आगे बढ़ा जाए और अब आते हैं यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जो यहाँ पर गैर धार्मिक ग्रंथों की बात की थी, यानी जिन्हें हम लौकिक साहित्य कहते हैं। तो अभी तक आप पढ़ रहे थे कि भारतीय धर्म ग्रंथों में हिंदुओं के ग्रंथ, प्राचीन भारतीय स्रोत की बात हो रही है, बौद्धों के ग्रंथ, जैनों के ग्रंथ। क्योंकि जब हम साहित्यिक स्रोतों की बात करते हैं तो साहित्यिक स्रोतों में मैंने कहा था दो मुख्य कैटेगरी है, एक देसी साहित्य और एक विदेशी ग्रंथ, यानी इंडिजिनस लिटरेचर और एक फॉरेन टेक्स्ट। इंडिजिनस लिटरेचर में भी दो कैटेगरी आपने पढ़ी, एक रिलीजियस और एक सेकुलर, जो सेकुलर अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। रिलीजियस में भी आपने देखा हिंदुओं के धर्म ग्रंथ जिसमें वैदिक और गैर वैदिक साहित्य या वैदिकोत्तर साहित्य, और इसके साथ साथ बौद्धों और जैनों के ग्रंथ। अब जरा आ जाते हैं लौकिक साहित्य पर। लौकिक साहित्य, इसी को हम कहते हैं गैर धार्मिक साहित्य। गैर धार्मिक ग्रंथ, सेकुलर वर्क्स, यानी नॉन रिलीजियस टेक्स्ट। अब इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो आप पाएंगे कि दो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जिसमें एक है अर्थशास्त्र, इस पर हम बात करेंगे, और इसी तरीके से एक और इंपॉर्टेंट है अर्थशास्त्र की तरह ही, वो है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी, राजतरंगिणी। तो दो बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत हैं इसमें लौकिक ग्रंथों में, अर्थशास्त्र और राजतरंगिणी। पहले शुरुआत हम इन्हीं से करें तो बात करते हैं सबसे पहले अर्थशास्त्र की। देखिए, अर्थशास्त्र को यहाँ इकोनॉमिक्स नहीं लिखते हैं क्योंकि ये एक बुक का टाइटल है और
और टाइटल नहीं बदली है तो यहां पर आप अर्थशास्त्र लिखेंगे, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, अर्थशास्त्र। तो इसके बारे में सबसे पहली महत्वपूर्ण बात आप जानिए, राजनीति तथा लोक प्रशासन पर लिखी गई, लोक प्रशासन पर लिखी गई प्राचीन भारत की पहली प्रमाणिक पुस्तक, यानी कि फर्स्ट ऑथेंटिक book wrote on polity and public administration. तो देखिए, भले ही इसका नाम अर्थशास्त्र है बुक का, लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें केवल आर्थिक सिद्धांतों की बात है, इसमें कोई इकोनॉमिक प्रिंसिपल की बात है कि हम सोचे माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स को डील किया गया, ऐसा कुछ नहीं। ये राजनीति पर लिखी गई पुस्तक है, ये राज व्यवस्था पर प्रकाश डालती है, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देती है, राज्य के सिद्धांतों का वर्णन करती है। इसमें राज्य के सिद्धांत पर एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत मिलता है, सप्तांग सिद्धांत। तो ये राजनीति पर लिखी गई पुस्तक है, ये इसका महत्व है, और प्राचीन भारत में राजनीति पर लिखी गई पहली प्रमाणिक पुस्तक मानी जाती है। तो सबसे पहला प्रश्न यही बन सकता है कि राजनीति और लोक प्रशासन या राज व्यवस्था पर लिखी गई भारत की सबसे प्राचीन प्रमाणिक पुस्तक कौन सी है? तो आंसर लगाएंगे अर्थशास्त्र। तो एक बार इसको फिर से समझ लीजिए कि इस बुक में मुख्य विषय क्या है। तो इसमें राज व्यवस्था के बारे में बताया गया, यानी पॉलिटी के बारे में बताया गया है। इसमें शासन प्रबंध के बारे में बताया गया है, शासन प्रबंध के बारे में बताया गया, यानी गवर्नेंस के बारे में। इसमें राज्य के सिद्धांत दिए गए हैं, राज्य के सिद्धांत जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है सप्तांग सिद्धांत। सप्तांग सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ स्टेट इसमें दिया गया है। यानी सप्तांग। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के यहां पर अगर देखा जाए तो ये राजनीति, लोक प्रशासन, शासन कला, इस तरह के विषयों पर फोकस करती है। फिर इसमें आर्थिक प्रबंधन भी दिया है, आर्थिक प्रबंधन यानी इकोनॉमिक अफेयर्स भी दिया है। यानी राज्य को अपनी अर्थव्यवस्था कैसे मेंटेन करनी चाहिए, स्टेट को अपनी इकोनॉमी कैसे मैनेज करना चाहिए, इकोनॉमिक मैनेजमेंट के बारे में भी बताया गया। तो ये भारतीय शासन प्रबंध के बारे में लिखी गई पहली प्रमाणिक पुस्तक है। सबसे अहम बात ये ध्यान रखिए। तो अर्थशास्त्र भले ही बुक का टाइटल है, लेकिन ये मत समझ लीजिएगा कि इसमें इकोनॉमिक थ्योरीज हैं।
ये बेसिकली पॉलिटिकल साइंस की बुक आप कह सकते हैं, इसीलिए पॉलिटिकल साइंस में अर्थशास्त्र के कुछ सिद्धांत पढ़ाए भी जाते हैं, जिसमें राज्य का एक सिद्धांत है सप्तांग सिद्धांत, जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब यहां तक अगर समझ गए तो आगे बात करते हैं कि इसके रचनाकार कौन थे। तो रचनाकार का जिक्र होगा तो आप सब इसका उत्तर तो दे ही सकते हैं, जानते ही हैं। तो इसके ऑथर थे, उनका नाम था चाणक्य। चाणक्य, और चाणक्य के बारे में ये भी आप जानते हैं, इनके कुछ अन्य नाम भी थे, जैसे इनका मूल नाम था ओरिजिनल नेम विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त। और इनका एक अन्य नाम था अदर नेम कौटिल्य। कौटिल्य। फिर इसके बाद आगे चलकर आप देखेंगे कि इनकी तुलना एक शख्सियत से की गई जिनका नाम है मैकियावेली। मैकियावेली। मैकियावेली एक बहुत महान राजनेता हुए, बहुत महान राजनीतिज्ञ हुए, यूरोप के एक विद्वान हुए, जिन्होंने राजनीति के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी और इसके साथ साथ इन्होंने कई राजनीतिक सिद्धांत दिए। तो मैकियावेली कौन थे, थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लीजिए। इटली के महान राजनीतिक विद्वान, महान राजनीतिक विद्वान। ये यूरोप के राजनीतिक चिंतक माने जाते हैं। यूरोप के राजनीतिक चिंतक, ऐसा भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इटली की बात हुई तो आप समझ गए। यानी ग्रेट पॉलिटिकल स्कॉलर, ग्रेट पॉलिटिकल स्कॉलर ऑफ इटली, या पॉलिटिकल थिंकर ऑफ यूरोप। पॉलिटिकल थिंकर ऑफ यूरोप। फिर दूसरा इनका समय था 13वीं-14वीं शताब्दी ईस्वी। 13वीं-14वीं शताब्दी ईस्वी में, 13वीं-14वीं शताब्दी ईस्वी में ये लोकप्रिय हुए, यानी 13th 14th सेंचुरी एडी, इसमें ये पॉपुलर हुए यूरोप में। यूरोप के एक महान राजनेता, एक महान राजनीतिज्ञ, जो आधुनिक समय के एक महान राजनीतिक चिंतक माने जाते हैं। और आज भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को जब भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया जाता है तो सबसे पहले मैकियावेली का नाम ही आता है। ये बीच में मुझे मैकियावेली क्यों बताना पड़ा, उसकी एक वजह है कि आपके पेपर में एक प्रश्न आ सकता है बच्चों, और ये प्रश्न ये हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि भारत के मैकियावेली की संज्ञा किसे दी जाती है। भारत के मैकियावेली, मैकियावेली ऑफ इंडिया किसे कहा गया है, किसे रिकॉग्नाइज किया गया है, तो आंसर क्या है, चाणक्य। चाणक्य। इसलिए मुझे बताना पड़ा क्योंकि जिस तरह से यूरोप में राजनीति में एक महान चिंतक हुए, वैसे भारत में
प्राचीन भारत में एक महान राजनेता हुए, एक महान राजनीतिक चिंतक हुए जिनका नाम चाणक्य था। चाणक्य के बारे में आगे आप पढ़ेंगे, ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य भी थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य भी थे। तो इस तरीके से कुछ बातें आपने यहाँ पर अर्थशास्त्र ग्रंथ के बारे में जानी और उससे जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर चाणक्य के बारे में जानी। अब एक और बात बता दूं आपसे कि यहाँ पर जो चाणक्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिसके विषय की मैं बात कर रहा था, अर्थशास्त्र के बारे में एक और अहम बात है कि ये प्राकृत भाषा में लिखी गई थी। मूल रूप से इसका हिंदी में अनुवाद किया गया। तो आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि इसे हिंदी में ट्रांसलेट किसने किया था, इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो उनका नाम था प्रोफेसर शाम शास्त्री। प्रोफेसर शाम शास्त्री ने इसे हिंदी में ट्रांसलेट किया। हो सकता है आपके पेपर में ऐसा कोई प्रश्न आ जाए। तो ये मूल रूप से प्राकृत भाषा में लिखी गई थी, संस्कृत में, संस्कृत और प्राक संस्कृत के रूप में लिखी गई थी। तो यहाँ इसी को ट्रांसलेट किया गया है प्रोफेसर शाम शास्त्री द्वारा हिंदी में। क्लियर है? तो कुछ बेसिक बातें आपने अर्थशास्त्र के बारे में जानी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण ग्रंथ की, वो है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी तो राजतरंगिणी में सबसे पहली बात कि रचनाकार कौन है, यानी ऑथर कौन है? तो आंसर आप सब जानते ही होंगे, कल्हड़, कल्हड़। दूसरी बात, कल्हड़ कौन थे? तो ये कश्मीर के एक महान विद्वान हुए, कश्मीर के महान विद्वान। ग्रेट स्कॉलर ऑफ कश्मीर। दूसरी चीज, जब ये कश्मीर के विद्वान हैं और ये पुस्तक अगर रचना कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि इसमें किसका इतिहास मिलेगा? तो इस बुक में यहां पर आप देखेंगे कश्मीर का इतिहास, कश्मीर का इतिहास मिलता है, यानी हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक ऐसी बुक है जिसमें पहली बार किसी राइटर ने, किसी ऑथर ने घटनाओं को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा। इसके पहले के जो एंशिएंट इंडिया के राइटर हैं या ऑथर हैं, वो जब भी किसी प्रसंग को लिखते हैं, कोई भी घटना का उल्लेख करते हैं, तो कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं दिखता, उसमें कोई कालक्रम नहीं दिखता। तो कालक्रम के अनुसार लिखी गई ये पहली ऐतिहासिक रचना मानी जाती। इसीलिए ये कहते हैं ये पहली ऐसी पुस्तक है जिसमें इतिहास लेखन का एक दृष्टिकोण दिखाई देता है, यानी हिस्ट्री को लिखने का एक अप्रोच दिखाई देता। तो इसे प्राचीन भारत और मध्य युग में प्रथम ऐतिहासिक कृति के रूप में देखा जाता है। तो इसे कहते हैं भारत की प्रथम ऐतिहासिक कृति, भारत की प्रथम ऐतिहासिक कृति। जो काल क्रम में लिखी गई है, काल क्रम में लिखी गई।
फर्स्ट हिस्टोरिकल टेक्स्ट, फर्स्ट हिस्टोरिकल टेक्स्ट ऑफ इंडिया। जो क्रोनोलॉजी को फॉलो करती है। तो क्रोनोलॉजी का मतलब ये होता है जिसमें घटनाओं का उल्लेख काल क्रम के अनुसार किया गया हो। ये इस पुस्तक की विशेषता। तो ये यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण लौकिक ग्रंथों की बात थी। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण लौकिक ग्रंथ हैं, जैसे मान लीजिए पुस्तक लिखी गई हर्षचरित। हर्षचरित तो हर्षचरित के बारे में भी आप जानते ही हैं, ये हर्षवर्धन की जीवनी है। हर्षवर्धन की जीवनी, बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन। ये बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो इसके रचनाकार कौन है, ये प्रश्न आ सकता है। रचनाकार यानी ऑथर कौन है? तो ऑथर है बाणभट्ट। बाणभट्ट जो हर्ष के दरबारी कवि थे। हर्ष के दरबारी कवि, दरबारी कवि यानी कोर्ट पोएट ऑफ हर्ष। इसी तरीके से एक और बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है गॉड वहाव। गॉड वहाव ये बंगाल का इतिहास है। इसमें बंगाल का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ बंगाल, और इसके रचनाकार हैं, इसके रचनाकार या ऑथर हैं वाक्पति। वाक्पति, ठीक है। तो ये भी एक ऐतिहासिक रचना है। खासकर इसमें जो गौड़वह नाम है, दरअसल बंगाल का ही नाम था गौड़। ये बंगाल का एक नाम भी था और यहाँ बंगाल में गौड़ वंश का एक शासक भी आया। तो बंगाल का पुराना नाम भी यहाँ पर गौड़ था, इसलिए ध्यान रखिएगा ये गौड़वह नाम की बुक में बंगाल का इतिहास मिलता है। तो ओल्ड नेम ऑफ बंगाल। ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं थी जिसे हम लौकिक साहित्य क्यों कहते हैं, सेकुलर वर्क्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें धर्म की चर्चा नहीं, ये धर्म को आधार बनाकर नहीं लिखा गया। ये रिलीजियस टेक्स्ट नहीं है, या तो ये पॉलिटिकल मैटर पर लिखी गई, या किसी राजा की बायोग्राफी के रूप में लिखी गई, या फिर हो सकता है कि ये हिस्टोरिकल ट्रेटाइज हो, इसलिए इनको हम सेकुलर टेक्स्ट के रूप में फॉलो करते हैं। तो ये था बच्चों प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए कुछ महत्वपूर्ण आधारभूत ग्रंथ। अब वैसे तो बहुत सारे और भी टेक्स्ट हैं जिनकी लिस्ट बनाई जा सकती है, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि पहले आपको तैयारी का एक चरण पूरा करना होगा जिसमें आपको बेसिक्स बहुत क्लियर करना। और मेरी पूरी कार्य योजना अगले 60-70 दिनों के लिए कि आप जब टियर 1 परीक्षा दें तो इतनी चीजें कम से कम पढ़ लें मेरी क्लास में जो तैयार हो जाए, यानी ये दोबारा पढ़ने की नौबत ना आए। तो मैं केवल यहाँ पर ये नहीं चाहता कि मैं भी कोरम पूरा कर दूं और कह दूं सारे टॉपिक पढ़ा दिए, बल्कि जो पढ़ ले आप वो कम से कम तैयार लगे।
इसमें से जो प्रश्न आ जाए वो आप एग्जाम में सही करके आए, यही उद्देश्य है। तो अगले 60-70 दिनों में मैं कुछ इसी प्लानिंग पर काम कर रहा हूं। बहुत जल्दी मैंने आपसे कहा था कि हिस्ट्री की क्लास रेगुलर हो जाएगी, सप्ताह के 6 दिन चलेगी। ज्योग्राफी की क्लास भी 6 के 6 दिन चलेगी, यानी आपका सेशन बढ़ाने वाला हूं। और एक तीसरा सेगमेंट भी शुरू करने जा रहा हूं, पॉलिटी। तो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये पूरा मेरा पर्पस है कि आपके परीक्षा से पहले इस ढंग से तैयार हो जाए कि आप कम से कम इनके प्रश्नों को हर हाल में सही करें। और इसके साथ साथ आगे की कार्य योजना साइंस को लेकर भी है, इकोनॉमिक्स को लेकर भी है, सभी सब्जेक्ट पर प्लानिंग है। थोड़ा सा वक्त जरूर लग रहा है, लेकिन आपको यही बेहतरीन कंटेंट सभी सब्जेक्ट में मिलने वाला है। चलिए, तो अब मैं बात करता हूं विदेशी ग्रंथों को। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों में अब हम लोग पढ़ेंगे विदेशी ग्रंथ। लिटरेरी सोर्सेज टू नो अबाउट ancient Indian history, और इसमें हम देखेंगे फॉरेन टेक्स्ट। तो फॉरेन टेक्स्ट की बात करते हैं तो इसमें एक तो ग्रीक, रोमन टेक्स्ट आ जाते हैं, यानी यूनानी रोमन ग्रंथ, यूनानी और रोमन। यानी जो प्राचीन यूनान और रोम के इतिहासकार हुए उनकी पुस्तकें। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जैसे मान लीजिए मैं बात करूं हिस्टोरिका या नेचुरल हिस्ट्री। तो इसकी चर्चा शायद पहले भी हुई थी, उम्मीद करता हूं आपको याद भी होगा। जब हम लोग पहली ही क्लास हिस्ट्री की पढ़ रहे थे तो हिस्टोरिका नाम की बुक या नेचुरल हिस्ट्री नाम की बुक किसने लिखी? तो यहां पर आप देखेंगे जो हिस्टोरिका लिखी गई है, या जिसे हम नेचुरल हिस्ट्री के रूप में भी देखते हैं, एक तो नेचुरल हिस्ट्री नाम से एक बुक और भी है प्लिनी, और एक हिस्टोरिका नाम की बुक है जो लिखा हेरोडोटस ने। तो आपने पढ़ा भी था, यहां पर जो हिस्टोरिका है ये किसने लिखी है? हेरोडोटस ने। हेरोडोटस। इसी तरीके से नेचुरल हिस्ट्री की बात करें तो मैंने क्या कहा, एक नाम है प्लिनी। ये दो किताबें ऐसी हैं जो प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी देती है। हिस्टोरिका में भी कुछ ऐसे विवरण हैं जिससे हम एंशिएंट इंडिया के बारे में कुछ बातें जानते हैं, और नेचुरल हिस्ट्री में फिर इसी तरीके से एक और बुक लिखी गई है ज्योग्राफी। इस पर भी चर्चा हो चुकी है शायद। इसके राइटर है, उनका नाम है टॉलमी। ये भले ही टाइटल इसकी ज्योग्राफी है, लेकिन इसमें हिस्टोरिकल सेंस भी दिया गया, ऐतिहासिक दृष्टिकोण भी इसमें दिया गया।
यानी इतिहास को देखने का एक भौगोलिक नजरिया भी इसमें दिया गया। तो इसमें कुछ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है। फिर इसी तरीके से आप देखेंगे एक और इंपॉर्टेंट बुक है, उसका नाम है इंडिका। इंडिका, और ये आप जानती होंगे किसने लिखा है? मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज। अब इन मेगास्थनीज के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे ये यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, यानी ग्रीक एम्बेसडर ऑफ ग्रीक रूलर सेल्यूकस निकेटर। दूसरी तरफ ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आकर रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इन कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में रहा, और इसके साथ साथ ये किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। इसने भारत में रह करके जो कुछ भी देखा उसका एक विवरण प्रस्तुत किया एक बुक में, जिसका नाम है इंडिका। तो इंडिका मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देती है, यानी मौर्य प्रशासन के बारे में भी जानकारी देती है। फिर इसी तरीके से आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ अन्य ग्रंथ भी हैं, जैसे चाइनीज टेक्स्ट की बात की जाए, चीनी ग्रंथ, तो चीनी ग्रंथों में आप देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण है फोक्यो की। अब इसके राइटर कौन है? तो उनका नाम है फाहियान। फाहियान के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारत आने वाला पहला चीनी यात्री, पहला चीनी यात्री था ये, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया। चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के समय आया। फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर who visited India और विजिट कब किया? ड्यूरिंग चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य रेन। इस तरीके से यहाँ पर अगर आपसे प्रश्न आता है कि भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था, तो फाहियान था। वो भारत में बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी लेने आया था।
बौद्ध धर्म के ग्रंथों को संकलित करने आया था। तो बुद्धिज्म के बारे में, चूंकि उस समय तक बुद्धिज्म चाइना में फैल चुका था, साउथ ईस्ट एशिया में और ईस्ट एशिया में चाइना एक डोमिनेटिंग रिलीजन बन चुका था। तो फाहियान एक यहाँ पर बुद्धिज्म स्कॉलर था, बौद्ध विद्वान था, जो भारत से बौद्ध धर्म ग्रंथों को इकट्ठा करने आया था। और वो भारत आकर के उसने जो कुछ भी देखा, जो उसकी यात्रा का इतिहास रहा, उसने अपनी यात्रा का एक विवरण लिखा है, अपना ट्रैवलिंग डायरी मेंटेन किया, उसी का नाम है फोक्योकी। तो फोक्योकी का मतलब ही है फाहियान की जो यात्राएं थी, जो उसने भारत देखा, उसका विवरण इसमें है। वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में भारत आया और उस भारत से इसने बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारी पांडुलिपियां इकट्ठा की, मैन्युस्क्रिप्ट इकट्ठा किए और अपने साथ चीन ले गया। तो इस तरीके से यहाँ पर एक ये भी महत्वपूर्ण स्रोत है भारत के प्राचीन इतिहास को जानने का। ऐसे ही एक और महत्वपूर्ण चीनी ग्रंथ है, उसका नाम है सी यू की। अब सी यू की, इसके रचनाकार कौन है? तो वैनसांग। अब ह्वेनसांग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे हर्षवर्धन के समय भारत आया, हर्षवर्धन के समय भारत आया, visited India, during the reign of हर्षवर्धन। फिर नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया इसने। नालंदा यूनिवर्सिटी में इसने पढ़ाई भी की और नालंदा विश्वविद्यालय में इसने जो स्थिति देखी, जो बौद्ध भिक्षुओं के बारे में जाना, यहाँ के अध्ययन की शैली के बारे में जाना, उसकी प्रशंसा इसने अपने यात्रा विवरण में किया सीयूकी में। नालंदा विश्वविद्यालय उस समय तक विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय बन चुका था और यहाँ पर बौद्ध धर्म से जुड़े दर्शन शास्त्र की पढ़ाई होती थी, गणित विज्ञान की पढ़ाई होती थी। तो इस विश्वविद्यालय के बारे में भी बहुत सारी बातें ह्वेनसांग ने अपने विवरण में लिखी हैं। तो इस तरीके से चाइनीज टेक्स्ट में भी कुछ महत्वपूर्ण स्रोत है जो हमें प्राचीन भारत का इतिहास बताते हैं। तो इस तरीके से बच्चों, जब हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे फॉरेन अकाउंट्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे विदेशी विवरण भी हैं जो हमें इतिहास जानने में मदद करते हैं। कुछ बेसिक चीजें आपने जानी है। ऐसे ही एक बुक है, उसका नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, और पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के राइटर का नाम नहीं पता, वो किसी अननोन सेलर ने लिखी थी जिसने भारत में व्यापार की दशाओं का वर्णन किया। लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ पर ये चीजें बताने का एक ही पर्पस है कि हम जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, खासकर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, तो उसमें बहुत सारे फॉरेन अकाउंट से भी हमें जानकारी मिलती है। जब जब आप कोई टॉपिक पढ़ेंगे वहां उसका रेफरेंस आएगा तो मैं एक बार दोबारा उन चीजों का जिक्र जरूर करूंगा, लेकिन ये आपके पहले अध्याय का मुख्य सार था। तो जो पहला चैप्टर था कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के सोर्सेस क्या है, आपको बहुत विस्तार से इस 7 लेक्चर्स में मैंने कंप्लीट किया है। उम्मीद करता हूं आपने पूरा नोट्स भी बना लिया होगा और इसी को एक बार देख कर जाएंगे तो मैं दावे से कहता हूं कि कम से कम बेसिक प्रश्न आप यहां सही करके आएंगे। तो बच्चों, आज के इस सेशन को मैं अब यहीं समाप्त करूंगा और इसी के साथ आपके एंशिएंट हिस्ट्री का पहला चैप्टर भी समाप्त होता है, जो अपने आप में काफी वाइड था और मैंने उसी को ब्रीफ करके आपको पढ़ाने की कोशिश की कि बेसिक बच्चों का बहुत अच्छा हो जाए। अब मैं अगला चैप्टर नेक्स्ट वीक में स्टार्ट करूंगा, जैसे आपका रूटीन है।
और शायद नेक्स्ट वीक से ही हमारी प्लानिंग शुरू हो जाए कि पूरे सप्ताह हिस्ट्री की क्लास और ज्योग्राफी की क्लास पैरेलल 2 टाइम पर चले। यानी आप अभी यहाँ पर 10 बजे के टाइमिंग को फॉलो करते हैं रात में इस क्लास के लिए, हो सकता है 9 से 10 भी क्लास मिले और 10 से 11 भी मिले। वो आपकी एक प्रतिक्रिया पहले लूंगा कि आप सब कंफर्टेबल हैं, तो मैं 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 हो सकता है 3 घंटों का सेशन आपके लिए शुरू कर दूं। इस तरह की कार्य योजना पर बहुत जल्दी अमल करने वाला हूं, लेकिन अभी के लिए आपको मैं बता दूं कि आप यहां पर इस टाइमिंग पर क्लासेस कंटिन्यू रखेंगे। तो नेक्स्ट वीक में मैं एंशिएंट हिस्ट्री का अगला चैप्टर स्टार्ट करूंगा, प्री हिस्टोरिक कल्चर ऑफ इंडिया, भारत की प्राग ऐतिहासिक संस्कृतियां। तो आज के लिए बच्चों इतना एनफ है, आप सब जाइए, एंजॉय करिए। विजयदशमी की एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलकारी हो, आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी हो, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। इसी शुभकामना के साथ बच्चों को आपसे विदा लूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।